मई 2020 की वो रात जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना की आंधी में घिरा था, तब लद्दाख की बर्फीली वादियों में कुछ और ही तूफान पक रहा था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी एक जंग है, वहां एक और जंग की नींव रखी जा रही थी। खामोशी से, धीरे धीरे और बेहद सोची समझी चाल से। गलवान नदी, एक नाम जो आज हर भारतीय के दिल में दर्ज है। लेकिन इस नाम के पीछे छिपी असली कहानी, वो कहानी जो पहाड़ों ने देखी, जो सैनिकों ने जी, और जो शायद हम सबको पहले ही सुनी जानी चाहिए थी, वो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। यह सिर्फ एक झड़प की कहानी नहीं है। यह उन संकेतों की कहानी है जो आए, और उन फैसलों की कहानी है जो शायद वक्त पर नहीं हुए। अप्रैल 2020, जब दुनिया लॉकडाउन में बंद थी, तब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA लद्दाख की सीमा पर एक अलग ही लॉकडाउन की तैयारी कर रही थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट इमेजरी ने कुछ असामान्य हलचल नोट की थी। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी फौज की मूवमेंट बढ़ रही थी। यह कोई सामान्य गश्त नहीं थी। पंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर, जिसे फिंगर एरिया कहते हैं, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। गलवान वैली में, डेपसेंग प्लेन्स में, हॉट स्प्रिंग्स में हर तरफ एक व्यवस्थित, योजनाबद्ध घुसपैठ हो रही थी। खुफिया रिपोर्टें आ रही थीं, संकेत मिल रहे थे। सवाल यह है, क्या उन संकेतों को उस गंभीरता से लिया गया जिसके वो हकदार थे? चीन की रणनीति को समझना जरूरी है। PLOA ने सलामी स्लाइसिंग की नीति अपनाई, यानी एक बार में इतना थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाओ कि दूसरा देश हर बार सोचता रहे। ये तो बस एक छोटी सी हलचल है, लेकिन जब तक समझ आए तब तक बड़ी तस्वीर बदल चुकी होती है। 2017 में डोकलाम में भी यही खेल खेला गया था, और उससे पहले 1962 में भी। लेकिन 2020 में एक नई बात थी। चाइना ने एक नया हाईवे G219 बनाया था, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता था। इसके साथ ही उन्होंने LAC के पास लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर लिया था कि हजारों सैनिकों को कुछ ही दिनों में फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात किया जा सकता था। और यही हुआ। अप्रैल के अंत तक PLA ने गलवान वैली में अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, उस इलाके में जिसे भारत अपना मानता था, जिसे भारत हमेशा से अपना मानता आया था। अब एक बड़ा सवाल, क्या भारतीय सेना को इसकी भनक नहीं थी? थी, बिल्कुल थी। ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस की रिपोर्टें आ रही थीं। इंडियन आर्मी के 14 कोर्प ने भी अनयूजुअल मूवमेंट नोट की थी। लेकिन समस्या यह थी, और यह समस्या बहुत गहरी है, कि इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बीच एक खाई थी। एक वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक ने बाद में कहा था, हमने देखा लेकिन हमने माना नहीं कि यह इतना बड़ा हो सकता है। यह साइकोलॉजिकल बैरियर, यह डिसबिलीफ बड़ी कीमत चुकाती है। भारत उस वक्त कोविड से लड़ रहा था। राष्ट्रीय ध्यान बंटा हुआ था। सरकार, सेना, प्रशासन सभी एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में थे। और इसी वक्त 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग में एक और क्राइसिस को जन्म देने की तैयारी हो रही थी। मई का पहला हफ्ता, पंगोंग त्सो के पास पहली बड़ी कॉन्फ्रंटेशन हुई। भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आए, पत्थर फेंके गए, धक्का मुक्की हुई, पर गोलियां नहीं चली, क्योंकि LAC पर एक अलिखित नियम था कि फायर आर्म्स यूज नहीं होंगे। लेकिन यह नियम, जैसा हम बाद में जानेंगे, टूटने वाला था। नहीं, सीधे गोलियों से नहीं, बल्कि उससे भी क्रूर तरीके से। भारत ने भी अपनी सेना को आगे बढ़ाना शुरू किया। DBO, दौलत बेग ओल्डी से लेकर गलवान तक भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। DSD-BO रोड, दरबुक श्योक DBO रोड, जिसे भारत ने कई साल पहले बनाया था और जो चाइना की आंख में किरकिरी की तरह चुभती थी, उसी सड़क पर अब भारतीय काफिले दौड़ रहे थे। लेकिन एक बात गौर करने लायक है, जहां चाइना ने वीक्स पहले से तैयारी की थी, भारत की रिस्पॉन्स रिएक्टिव थी, प्रोएक्टिव नहीं। यही फर्क आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। 5 मई 2020, पंगोंग त्सो के पास हिंसक झड़प। दोनों तरफ सैनिक घायल हुए। खबर दबाई गई, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते थे कि तनाव और बढ़े, लेकिन तनाव बढ़ता रहा।
बातचीत शुरू हुई। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी, मिलिट्री लेवल पर भी, कॉर्ड कमांडर लेवल की मीटिंग्स हुई। एक डिसएंगेजमेंट का वादा हुआ और यहीं पर वो क्षण आया जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक बन गया। भारत को लगा चीन पीछे हट रहा है। गलवान वैली में कुछ चाइनीज टेंट्स हटते दिखे। एक टेम्पोररी डी एस्केलेशन का माहौल था। इंडिया ने भी अपनी कुछ फॉरवर्ड पोजीशंस को थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन यह विथड्रॉवल असली नहीं था। यह एक टैक्टिकल पॉज था और 15 जून की रात वो रात आई जिसे गलवान कभी नहीं भूलेगा। 15 जून 2020 रात के करीब 9 बजे गलवान नदी के किनारे पीपी 14 पेट्रोल पॉइंट 14 के पास कर्नल सांतोष बाबू अपनी टीम के साथ एक वेरिफिकेशन पेट्रोल पर निकले थे। उन्हें कंफर्म करना था कि चाइनीज कैंप हट गया है या नहीं। लेकिन वहां कैंप नहीं हटा था, वहां एक जाल था। पीएलए के सैनिक भारी संख्या में बार्ब वायर से लपेटे हुए क्लब्स और पत्थरों के साथ घात लगाए बैठे थे। पहाड़ की ऊंचाई पर और नहीं, सभी तरफ से। जो हुआ वो ब्रूटल था, अमानवीय था। घनघोर अंधेरे में बर्फीले पानी के बीच नदी के किनारे हाथों से लड़ाई हुई। कोई गोली नहीं चली, लेकिन खून खूब बहा। कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। उनके साथ 19 और जवान शहीद हुए। बाद में यह संख्या 20 हो गई। पूरे देश ने सांस रोक ली। इन 20 शहीदों की मौत ने एक सवाल को जन्म दिया जो आज भी गूंजता है। क्या यह टाला जा सकता था?